नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास 6 करोड़ का मुर्दा पार्ट 3। एन उसी वक्त पहाड़गंज थाने में एसएचओ नसीब सिंह के सामने खड़ा हवलदार शीशपाल अपनी नाकामी की कहानी बयान कर रहा था। उस घड़ी सिपाही भूरे लाल भी वहां मौजूद था और वो अलग से अपनी कहानी सुना चुका था। एसएचओ के अलावा उन दोनों के बयान का एक श्रोता सब इंस्पेक्टर जनकराज भी था, जो कि एसएचओ के सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। कमाल है, नसीब सिंह बोला। ऐसा करतब दिखाया उस सीधी साधी लड़की ने। न सिर्फ ये जान गई कि तुम उसके पीछे लगे हुए थे, इतनी आसानी से तुम्हारे से पीछा छुड़ाने में भी कामयाब हो गई। जी हाँ, शीशपाल मातमी अंदाज में बोला। एकाएक ऐसा क्यों किया उसने? मेरी समझ से बाहर है साहब, तुम्हारा जोड़ीदार कहता है। एसएचओ ने भूरे लाल की तरफ देखा कि वो लोधी सीबीआई की बिल्डिंग में योगेश पांडे से मिलने गई थी और फिर कालिंदी में उसकी कोठी पर पहुंची थी। साहब, उसकी सूरत बता रही थी कि पांडे साहब को वहां भी ना पाकर वो बहुत हलकान हुई थी। सर, जनकराज बोला, इस लड़की की मूवमेंट्स ने तो और भी साबित कर दिया है कि हमारे ये पांडे साहब हाथ में दस्ताने की तरह सोहल के साथ हैं और सोहल का कोई भी करीबी कैसी भी मदद के लिए उनके पास पहुंच सकता है। एसएचओ ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया और फिर शीशपाल से संबोधित हुआ। अब पोजीशन क्या है? वो लड़की जो तुम्हारे से पीछा छुड़ाने के लिए निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन में चढ़ गई, क्या वापस लौटेगी? वापस नहीं लौटेगी, शीशपाल बोला। तो और कहाँ जाएगी साहब? एक गोदी के बच्चे के साथ? पता नहीं, पांडे जैसे इस शहर में उसके कितने और हिमायती हैं। एक तो जनकराज बोला, गैलेक्सी वाले शुक्ला साहब ही हो सकते हैं। मुझे वो टैक्सी पर कनॉट प्लेस की तरफ ही जाती लगी थी साहब, शीशपाल बोला, जबकि वो रास्ते में मुझे कच्चा दे गई थी। हम अब क्या कर सकते हैं? एसएचओ बोला। मेरे ख्याल से तो सिर्फ उसके गोल मार्केट लौटने का इंतजार कर सकते हैं। न लौटी तो? जनकराज बोला, तो खेल खत्म, पैसा हजम। सोहल को काबू में करने की दिशा में की गई हमारी सारी मेहनत जाया। ओह शीशपाल, जी साहब, वापस गोल मार्केट जा, भूरे लाल को भी लेके जा। वो लड़की वहां लौट आए तो फौरन उसे हिरासत में ले लेना और यहाँ ले आना। एएसपी साहब के मुताबिक इस मामले में हमें कल सुबह तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में इंतजार करना नादानी होगी। जनकराज ने सहमति में सिर हिलाया और अपने इष्ट देव से दुआ करते जाना कि वो लड़की वापस लौट आए, वरना जो तुम लोगों ने किया, जो हमने किया, समझना सब जाया गया। सहमति में सिर हिलाता शीशपाल भूरे लाल के साथ वहां से विदा हुआ। अब तुम बोलो, एसएचओ जनकराज से संबोधित हुआ। तुम कैसे आए? बड़ी सनसनीखेज खबर है, जनकराज बोला। हेडक्वार्टर में पहुंची थी। वहां मेरे बैच का एक सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में है। यारी दोस्ती में उसी ने फ़ोन करके वो खबरें मुझे बताई, वरना अभी। भूमिका छोड़ यार, एसएचओ उक्ताई स्वर में बोला। और वो खबर सुना जो कि तू कहता है कि सनसनीखेज है। कल रात पंजाब पुलिस की जो जेल वैन माया राम को लेकर यहाँ से गई थी, वो जीटी रोड पर करनाल के पास लावारिस खड़ी पाई गई थी। उसमें टीम का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह गोली खा के मरा पड़ा था और बाकी के तीनों पुलिस वाले वैन में ही बेहोश पड़े मिले थे। और मायाराम गायब है। कैसे हुआ ये सब? जाहिर है कि उसके किन्हीं हिमायतियों ने जेल वैन पर हल्ला बोलकर उसे छुड़ा लिया। कैसे कैसे छुड़ा लिया? डिटेल्स अभी मालूम नहीं। आज के अखबारों में भी ये खबर नहीं है। कल ये खबर छपेगी, काफ़ी सनसनी फैलाएगी। जाहिर है बड़ी वारदात है ये। पुलिस पार्टी पर सशस्त्र हमला करके कैदी छुड़ा ले जाना हौसले का और जोखम का काम है। हैरानी है कि उस लंगड़े के ऐसे हिमायती निकल आए। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ सर, जो वक्त रहते हमारा मायाराम से पीछा छूट गया। जो हुआ तब जबकि वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में था। वो तो ठीक है, लेकिन हुआ ये कमाल ही। इतने साल हो गए थानेदारी करते और पुलिस की नौकरी करते। विलायती फिल्मों जैसी ऐसी बातें पहले तो कभी नहीं हुई थी।
मुझे तो हर ऐसी हालिया वारदात का धुरा सोहल जान पड़ता है। पता नहीं क्या बला है ये शख्स। सोहल ने भला क्यों छुड़ाया होगा मायाराम को? एक ही वजह सामने है, उसका मुंह बंद करने के लिए, उसकी ये रट खत्म करने के लिए कि कॉल सोहल था। अब उसका क्या फायदा? अब तो हमें वैसे ही मालूम है कि कॉल सोहल था। हमें मालूम है, सोहल को तो नहीं मालूम कि हमें क्या मालूम है। मायाराम को तो नहीं मालूम है, मायाराम को तो नहीं मालूम कि अब हम उसकी तोता रटन के बिना भी जानते हैं कि कॉल सोहल था। सर, अगर आपकी बात सच मानी जाए तो अब मायाराम को क्या मिलेगा? जब भी मिलेगी उसकी लाश ही मिलेगी, जाहिर है। लेकिन कॉल तो मुंबई चला गया था, लौट आया होगा। ये काम करने के लिए इधर लौटना था तो गया ही क्यों? होगी कोई वजह। उसे खबर कैसे लगी होगी कि मायाराम को पंजाब पुलिस को सौंपा जा रहा था और वो लोग उसे जेल वैन में बंद करके रातों रात यहाँ से अमृतसर पहुँचाने वाले थे। क्या कहना चाहते हो? सर, गुस्ताखी माफ, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि ये काम सोहल ने किया होगा। अगर वो ऐसा करने में सक्षम था तो उसे खड़े पैर दिल्ली से खिसक जाने की क्या जरूरत थी? ना खिसकता तो हम पकड़ लेते। सर, उसे तो नहीं मालूम था कि हम सिद्ध कर सकते थे कि कॉल सोहल था। भाई, जब उसके योगेश पांडे जैसे हिमायती दिल्ली में बैठे हैं तो मालूम हो जाना क्या बड़ी बात है। जनकराज खामोश रहा, लेकिन उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। एसएचओ कुछ क्षण अपलक उसे देखता रहा और फिर बोला, भाई, ये वारदात अगर सोहल ने नहीं की तो सोहल की वजह से तो ये यकीनन हुई है, वरना मायाराम से किसी ने क्या लेना देना था। शायद आप ठीक कह रहे हैं। हद प्राण सब इंस्पेक्टर के संगी साथी होश में आ चुके होंगे तो उनके बयानात से ही कोई रोशनी पड़ी होगी इस वारदात पर। मालूम पड़ जाएगा, कल के अखबार से ही सब मालूम पड़ जाएगा। ठीक। और मद्रास और पणजी से सोहल की उंगलियों के निशानों की कॉपी यहाँ पहुँच गई है। वो कॉपियाँ भी हमारे पास उपलब्ध निशानों से मिलती हैं। यानी कि अब जहाँ की भी पुलिस के पास सोहल की उंगलियों के निशान हैं, वो असली हैं। मुंबई की बाबत अभी ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा क्यों? क्या पता, लापरवाही वजह होगी। हो सकता है। मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे मुंबई पुलिस के किसी आला अफसर से इस बाबत ट्रंक कॉल पर बात करें। ये ठीक रहेगा। विमल होटल ताज इंटरकॉन्टिनेंटल में उसके जनरल मैनेजर कपिल उदेनिया के ऑफिस में उसके सामने बैठा था। नीलम तब भी उसके साथ थी। विमल राजा गजेंद्र सिंह एनआरआई के प्रतिनिधि के तौर पर उसे अपना परिचय दे चुका था। हमारी एक प्रॉब्लम है मिस्टर उदेनिया, विमल गंभीरता से बोला। आज की तारीख में जिसका हल आपके और सिर्फ आपके पास है। अच्छा, जी हाँ। विमल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, जनाब, मेरे सिर पर टोपी होती तो मैं उसे आपके कदमों में रख कर आपसे दरख्वास्त करता कि आप हमारी लाज रखें, हमारी मदद करें। अरे, ऐसी क्या समस्या है आपकी? बताता हूँ, बताने ही आया हूँ। जनाब, हमें मालूम हुआ है कि होटल मैनेजमेंट के कारोबार में आपसे ज़्यादा काबिल आदमी आज की तारीख में मुंबई में तो क्या सारे हिंदुस्तान में नहीं है। काफ़ी पड़ताल करके उदयनिया विनोदपूर्ण स्वर में बोला, आए मालूम होते हैं आप मेरी बाबत। पड़ताल नहीं मिस्टर उदयनिया, अलबत्ता हमने ये सीखने की कोशिश ज़रूर की कि जब सूरज और चिराग दोनों का ही काम रोशनी देना होता है तो क्यों हम सूरज के सामने अदब से झुकते हैं, चिराग के सामने नहीं। मिस्टर कॉल, आप मेरी तुलना चिराग से कर रहे हैं या सूरज से? सूरज को तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे हैं आप मुझे सूरज बनाकर। होटल मैनेजमेंट के धंधे में तो आपका दर्जा सूरज का ही है। चलिए, ऐसा ही सही। आगे आपको यहाँ की अपना एम्प्लॉयमेंट में होटल में फ्री रेजिडेंस, कार वगैरह जैसे पर्क्स के अलावा 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। मैं आपके लिए 1.5 लाख रुपए महीना की तनख्वाह की पेशकश लेकर आया हूँ। तनख्वाह के अलावा यूजुअल पर्क्स के अलावा जो भी सुविधा आप चाहते हैं उसे आप खुद मुकर्रर कर सकते हैं। मिस्टर उदेनिया, यू नेम इट, यू हैव इट। उदेनिया सक पकाया। वो कुछ क्षण गौर से विमल को देखता रहा और फिर बोला, इज दैट अ सीरियस ऑफर?
इट मोस्ट सर्टेनली इज सर। ऐसी बातें कहीं हंसी मजाक में की जाती हैं, फर्जी की जाती हैं। ये पेशकश कितनी संजीदा है उसका अंदाजा आप इस 9 लाख रुपए के चेक से लगा सकते हैं, जो कि मैं 6 महीने की एडवांस तनख्वाह के तौर पर आपके लिए लाया हूँ। विमल ने उसके सामने चेक रखा। उदैनिया ने चेक उठाकर गौर से उसका मुआयना किया। कमाल है। फिर वो बोला, आपने पहले मेरे से तस्दीक करना भी जरूरी ना समझा कि मुझे आप लोगों की ऑफर कबूल भी होगी या नहीं। हमारा दिल गवाही देता था जनाब कि ऑफर आपको जरूर कबूल होगी। इसलिए नहीं कि ये आर्थिक रूप से आकर्षक है, बल्कि इसलिए कि आप ये ऑफर कबूल करके पुण्य का काम करेंगे। वो कैसे? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी मुंह जुबानी तो इतना ही कहा जा सकता है कि आप अपनी नई असाइनमेंट में महज नौकरी नहीं करेंगे, एक ऐसे अनुष्ठान में राजा साहब के सहयोगी होंगे जिससे कि प्राणी मात्र का भला होगा। बड़ी राज भरी बातें करते हैं आप मिस्टर कॉल। विमल खामोश रहा। ये चेक तो, उदैनिया बोला, किसी फॉरेन बैंक का मालूम होता है। जी हाँ, ज्यूरिश ट्रेड बैंक, काठमांडू का। इसकी पेमेंट यहाँ कैसे होगी? बड़ी आसानी से होगी। यूरोपियन ट्रेड सेंटर से होगी कि जो ग्रांट रोड पर है। स्टेट पेमेंट होगी। आई सी। आप नकद रकम चाहे तो? मैं पूरा टैक्स भरता हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए नगद रकम लाना ठीक ना लगा। अगर आपको ये तनख्वाह कम लगती है तो ये आपकी इच्छा के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है। किस हद तक? किसी भी हद तक। आई ऑलरेडी सेड सर, यू नेम इट, यू हैव इट। शायद आपके राजा साहब के मेरी इच्छा कबूल न हो। ऐसा नहीं होगा। आपकी हर मांग कबूल करने के लिए मुझे राजा साहब की तरफ से फ्री हैंड मिला हुआ है। सर, राजा साहब इस बात को बखूबी समझते हैं कि बढ़िया माल की बढ़िया कीमत ही अदा करनी पड़ती है। आप लोग मेरी काबिलियत को बढ़ा चढ़ा के आंक रहे हैं। नो सर, बल्कि ऐसा कहकर आप अपनी काबिलियत को कम करके आंक रहे हैं। राजा साहब का प्रोजेक्ट क्या है जिसको कि मेरी सेवाओं की जरूरत है? प्रोजेक्ट का नाम होटल सी व्यू है। सी व्यू? वो तो गैंगस्टर का हेडक्वार्टर है था, जहाँ की कोई इज्जतदार आदमी कदम रखना पसंद नहीं करता। होटल सी व्यू के माथे पर जो ये बदनुमा दाग लगा हुआ है मिस्टर उदेनिया, उसे भी आप ही ने धोकर दिखाना है। और मेरा दिल पुकार पुकार कर कह रहा है कि आप और सिर्फ आप ऐसा करके दिखा सकते हैं। मैं न कर पाया तो? अव्वल तो हमें यकीन है कि ऐसा होगा नहीं। हुआ तो हमें फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। आपकी 6 महीने की तनख्वाह आपके सामने है। आप 1 महीने में भी हाथ खड़े कर देंगे तो ये रकम आपकी होगी। मैं नाकाम हुआ तो आप किसी और को ट्राई करेंगे? नहीं, क्योंकि ट्राई करने लायक आपके अलावा कोई और हमें दिखाई दे रहा होता तो हम यहाँ ना होते। तो क्या करेंगे आप? आपके साथ या आपके बिना होटल को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने की 6 महीने तक कोशिश करेंगे। हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो हम ये प्रोजेक्ट ही ड्रॉप कर देंगे। तब मेरा क्या होगा? मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ देनिया साहब। होटल ट्रेड में आपका बहुत नाम है। यू आर वन ऑफ द काइंड इन दिस बिजनेस। जैसी नौकरी आप इस वक्त कर रहे हैं वैसी आप जब चाहेंगे एक इशारे में हासिल कर लेंगे। सो यू हैव नथिंग टू लूज। लेकिन अगर आपके जहूरे से प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो देन यू हैव एवरीथिंग टू गेन। ये तो चैलेंज हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। लेकिन आप क्या ऐसे किसी चैलेंज से डरते हैं? हरगिज नहीं। जो शख्स किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता हो उसके सामने तो ता जिंदगी चैलेंज ही चैलेंज होते हैं। एन मेरे मन की बात कही तो फिर? मैंने सुना है इस वक्त होटल लॉकआउट की स्थिति में है। लॉकआउट कल दोपहर तक उठ जाएगा। शाम तक होटल आपके हवाले होगा। आप परसों सुबह 11:30 बजे लॉबी में होटल के सारे स्टाफ को जमा करके रखिएगा। उसके बाद वही होगा जो आप चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू सर। विमल ने उठकर बड़ी गर्मजोशी से उदैनिया से हाथ मिलाया। विमल ने उसका हाथ छोड़ा तो उदैनिया ने बड़े सहज भाव से हाथ नीलम की तरफ बढ़ा दिया। नीलम ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। दोनों वहां से रुखसत हुए। नहीं चलेगा। लॉबी में पहुंचकर विमल भुनभुनाया। क्या नहीं चलेगा?
नीलम बोली। तुझे मालूम है क्या नहीं चलेगा? उसने तेरे से हाथ मिलाया था तो छोड़ ही नहीं रहा था हाथ को। क्यों भला? क्यों भला बाद में, पहले बोल, ऐसा था या नहीं? था तो सही कुछ कुछ। कुछ कुछ? काफी कुछ। खसमा खाना हाथ मिला नहीं रहा था, हाथ पर कब्जा कर रहा था। क्यों? तुम बताओ। क्योंकि खूबसूरत औरत का खूबसूरत हाथ हाथ में आने पर उसे अंधा भी पहचान जाता है। उसकी तो दोनों आंखें बल्बों की तरह चमक रही थी। बात का मतलब समझ कमबख्त। और खूबसूरत औरत कौन? तू। और कौन? दाढ़ी मूछ वाली खूबसूरत औरत, वो मुदित मन से बोली। कोई हाथ का भी मेकअप सोचो न सरदार जी। किसी तरीके से इसे ऐसा मर्दाना बना दो कि जिसको एक पड़ जाए वो दूसरा खाने के काबिल न रहे। सपने देखती रहे। ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़ी मासूमियत से बोली। नहीं हो सकता। ठीक है, आइंदा मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगी। हाथ मिलाने की नौबत आने पर मैं फासले से नमस्ते करूंगी, ऐसे। नीलम ने ऐसी अदा से दोनों हाथ जोड़े कि विमल की हंसी छूट गई। मुझे क्यों कर रही है? वो बोला। क्या? नमस्ते। ओह सॉरी, गलती हो गई, मैं अभी सुधारती हूँ। कैसे? ऐसे। सरदार जी, सत श्री अकाल जी। की त्वाडा हाल जी? विमल की हंसी छूटी। उसने जोर से नीलम की पीठ पर एक धौल जमाई। सत्यानाश, नीलम बोली। क्या हुआ? मूंछ गिर गई। क्या? दाढ़ी गिर सकती थी, बाल बाल बची। अरे सलामत तो है मूंछ अपनी जगह पर। फिर तो शुक्र है। अब आइंदा ख्याल रखना, मेरी पीठ पर इतना करारा हाथ कभी ना जमाना। अच्छा अच्छा। तब तक वो होटल से बाहर निकल आए थे। विक्टर की टैक्सी उन्हें कहीं दिखाई न दी। कहाँ गई? नीलम बोली। क्या? अरे हमारी टैक्सी, और क्या। बड़ा होटल है, डोरमैन ने टैक्सी को मॉर्की में नहीं टिकने दिया होगा। उधर टैक्सी स्टैंड पर देखते हैं। टैक्सी स्टैंड होटल से उसकी कार पार्किंग से काफी परे एक कदरन अंधेरे मैदान में था। उस घड़ी 2-3 टैक्सियां तो वहां खड़ी थी, लेकिन किसी में ड्राइवर नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तो नहीं है, विमल बोला। कहाँ चला गया विक्टर? शायद सड़क पर हो, नीलम बोली। हाँ, वापस चलते हैं। विमल वापसी के लिए घूमा तो एकाएक थमक कर खड़ा हो गया। सामने 5 जने मौजूद थे। नीम अंधेरे में प्रेतों की तरह, पता नहीं कहाँ से वो वहां पहुंचे थे। 5 में से 3 के हाथों में हॉकी, लोहे का डंडा, साइकिल की चेन जैसे हथियार थे और 5 ने सिर पर सामने शीशे वाली हेलमेट पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे यूं आगे बढ़ने लगे जैसे उन दोनों को घेरने की कोशिश कर रहे हों। जो 2 जने खाली हाथ थे, उन्होंने अपनी अपनी पीठ पीछे हाथ डालकर हाथ वापस खींचा तो दोनों के हाथों में नंगी तलवारें चमकी। विमल ने नीलम की बात थामकर उसे जबरन अपने पीछे कर लिया और सावधानी की प्रतिमूर्ति बना चौकन्नी आंखों से उन्हें देखने लगा। एक ने विमल की खोपड़ी का निशाना बनाकर हॉकी चलाई। विमल ने नीचे झुककर वार बचाया और अपने दाएं हाथ का घूंसा उसके पेट में जड़ा। वो दोहरा हुआ तो उसने टांग चलाई। विमल ने नीचे झुककर वार बचाया और अपने दाएं हाथ का घूंसा उसके पेट में जड़ा। वो दोहरा हुआ तो उसने टांग चलाई। तभी साइकिल चेन हवा में घूमी। नीलम ने झपट कर हवा में चेन थामकर उसे अपनी तरफ जोर का झटका दिया तो चेन वाला उसके कदमों में आकर गिरा। कोई विमल पर झपटा। विमल उससे गुत्थम गुत्था हुआ जमीन पर गिरा। नीलम ने उस पर सवार आदमी पर पांव की ठोकर जमाई। तभी एक तलवार हवा में घूमी। नीलम ने झुकाई दी तो तलवार जाकर उस आदमी की खोपड़ी से टकराई जो कि अभी कुछ क्षण पहले विमल पर सवार था। वार के जोर से उसकी हेलमेट उसके सिर पर से उतरकर परे जा गिरी और उसने अपना सिर थाम लिया। तलवारों वाले एक साथ विमल की ओर बढ़े। करीब आकर दोनों के हाथ हवा में उठे। तभी एक कार की हेडलाइट्स उधर चमकी। कोई जोर से चिल्लाया, ठहर जाओ कमीनों! कोई गरजा। विमल ने इरफान की आवाज साफ पहचानी। विक्टर ने टैक्सी तलवार वालों की तरफ दौड़ाई। जब तक दोनों वापस घूमे तब तक टैक्सी उनके सिर पर सवार थी। फिर एक तो किसी प्रकार टैक्सी की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। दूसरा धड़ाम की आवाज के साथ टैक्सी से टकराया। उसके हाथ से तलवार निकल गई। वह पहले से ज्यादा तीखी धड़ाम की आवाज के साथ टैक्सी के हुड पर आकर गिरा और फिर उस पर से लुढ़क कर एक तरफ उलट गया।
विक्टर ने टैक्सी को रिवर्स गियर में डालकर गोल घुमाया। फिर कोई टैक्सी के पृष्ठभाग से टकराया। फिर भगदड़ मच गई। विमल ने झपटकर सामने हाथ चलाए तो एक भागते आदमी की बाह उसके हाथ में आ गई। उसने उसे अपनी तरफ घसीटा और फिर ताबड़तोड़ कई घूंसे उसके मुंह, गर्दन और छाती पर जमाए। बाकी चारों भाग निकलने में कामयाब हो गए। टैक्सी रुकी। इरफान और विक्टर झपटकर उसमें से बाहर निकले और विमल के करीब पहुंचे। विक्टर के हाथ में टैक्सी का पहिया खोलने वाला पाना था। इरफान खाली हाथ था। भाग गए साले, इरफान बोला। सब नहीं, विमल बोला। रसीद छोड़ गए। तब इरफान की निगाह विमल की पकड़ में छटपटाते व्यक्ति पर पड़ी। ओह, उसके मुंह से निकला, बढ़िया। उसने उस आदमी को गिरहबान से थामा और उसे जोर से झिंझोड़ता हुआ बोला, सीधा खड़ा हो और हाथ पांव झटकना बंद कर। उसके हाथ पांव शिथिल पड़े। इरफान ने उसके सिर पर से हेलमेट नोचकर उतारी और फिर जबरन उसका मुंह टैक्सी की जलती हेडलाइट्स की तरफ घुमाया। कोई पहचानी सूरत सामने न आई। कौन है बे तू? वो डपट कर बोला। मैं? हेलमेट वाला हकलाया। मैं कोई नहीं हूँ। इरफान ने एक झापड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। गणपति कसम, मैं कोई नहीं हूँ। वो घिघियाता सा बोला। मेरे को तो वो लोग ट्रांजिट कैंप में अजमेर सिंह के ढाबे पर मिले थे। बोले किसी को ठोकना था, 1000 रुपये मिलेंगे। मैं चला आया। जो भाग गए, इरफान बोला। उनमें से तू किसी को नहीं जानता? नहीं बाप। झूठ बोलेगा तो इधर ही मरा पड़ा होगा। मैं झूठ नहीं बोलता बाप। वो गिड़गिड़ाने लगा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये साहब लोग कौन हैं। 1000 रुपये में खून करने को तैयार हो गया। खून करने के लिए कोई नहीं बोला बाप, बस जरा हाथ पांव सेकने का था। क्यों? मालूम नहीं। ये झूठ बोलता है, विमल बोला। ये उन्हीं लोगों का साथी है जिन्होंने कल भी गोली चलाकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी। यहाँ उन्होंने गोली चलाने से इसलिए परहेज किया क्योंकि ये भरा पूरा होटल है। गोली चलाकर भाग निकलना उनके लिए आसान न होता, इसलिए तलवारें, डंडे, हॉकी, चेन जैसे खामोश हथियारों से काम लिया। मेरे को नहीं मालूम था बाप। मेरे को तो ठोकने को बोला। बस। ठोकना तलवारों से होता है, इरफान बोला। तलवार किधर से आएगा बाप? इरफान ने जमीन पर गिरी पड़ी तलवार उठाई और उसकी तरफ तानी। ये क्या है? वो बोला। जो तेरे जोड़ीदार भीड़ू इधर छोड़ के गए। बाप, कसम गणपति की, मेरे को नहीं मालूम था। मैं तो तलवार अभी का अभी देखा। तलवार मालूम होता तो मैं कभी उनका साथ न देता। साले, बंडल मारेगा तो जान से जाएगा। मैं बंडल नहीं मारेला है बाप। इरफान ने विमल की तरफ देखा। नाम क्या है तेरा? विमल बोला। पंड्या, जवाब मिला। 1000 रुपये मिल गए या अभी मिलने हैं? मिलने हैं। कहाँ? वहीं। वहीं कहाँ? अजमेर सिंह के ढाबे पर, जो कि ट्रांजिट कैंप में है। ट्रांजिट कैंप उधर धारावी में। कब मिलेंगे? 10 बजे। कौन देगा? वो ही भीड़ू जो मेरे को उधर मिला था और इधर साथ लेकर आया था। जिसका तू नाम नहीं जानता? हाँ, लेकिन शक्ल पहचानता है? हाँ, पहले से? नहीं बाप, आज ही पहली बार देखा। बाकी 3 को भी पहली बार देखा था? हाँ, वो भी तेरी तरह 1000 रुपये में ठीक किए गए भाड़े के टट्टू थे। मेरे को नहीं मालूम। काम क्या करता है? कुछ नहीं बाप, खाली हूँ। तभी तो 1000 रुपये में अभी पल्ले 4 पैसे हैं। क्या बोला बाप? टूटी टांग पर प्लास्टर चढ़वे के लिए। प्लास्टर वाली डॉक्टर की फीस भर पाएगा तो सुख पाएगा, वरना सरकारी अस्पताल के धक्के खाने पड़ेंगे। टांग टूटी? किसकी? तेरी। मेरी? पर मेरी टांग तो अभी सलामत है। यही रवैया अख्तियार किए रहेगा तो हाथ पांव तो तेरे तोड़ने ही पड़ेंगे। क्या ज़रूरत है? इरफान ने हाथ में थमी तलवार चमकाई। मैं इसका फुल काम कर देता हूँ। मानना नहीं बाप, पंड्या गिड़गिड़ाया। मानना नहीं तो जो बाप पूछा उसका जवाब दे। बाप, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। मैं तो इसकी तलाशी लो, विमल बोला। इरफान ने उसे दबोचा। विक्टर ने उसकी जेबें टटोली। उसकी जेब में से नाइयों वाला उस्तरा और कोई 3,500 रुपये बरामद हुए। तू तो, विमल उसे घूरता हुआ बोला। अपने आप को 1000 रुपये का मोहताज बताता था और बोलता था। इरफान आंखें निकालता हुआ बोला कि तेरे पल्ले कुछ नहीं है। ये रोकड़ा बाद में हाथ लगा, पंड्या बोला। कैसे? विमल बोला।
कहाँ से? पॉकेट मारी बाप। फिर भी 1000 रुपये का लालच ना छूटा, कमाने चला आया। वो बहुत महंगाई है ना बाप। हम ट्रांजिट कैंप तेरे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन वहाँ तुझे 1000 रुपये अदा करता है। कोई ऐतराज? वो निगाहें चुराने लगा। विमल ने उसके चेहरे पर एक चपत जमाई और बोला, कोई ऐतराज? मैं साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? वो मुझे मार डालेंगे। मार डालने के लिए भी तो किसी को उधर आना पड़ेगा। जब वो नौबत आएगी तो तुझे हम बचा लेंगे। नहीं। क्या नहीं? ऐसे वहाँ कोई नहीं आएगा। उधर मेरा अकेला होना ज़रूरी। उन्हें नहीं पता लगेगा कि तू अकेला नहीं है। लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? तू ही उन्हें कोई इशारा कर देगा। बाप, वो क्या है कि ज़रूर यही बात है। वो खामोश रहा। ये ऐसे नहीं मानने का, इरफान बोला। इसकी ढोलक बजानी पड़ेगी। ये वैसे भी नहीं मानेगा। ये कंपनी का प्यादा जान पड़ता है। इसे ट्रेनिंग है अपने साथियों के बारे में जुबान न खोलने की। क्यों बे? इरफान घुड़क कर बोला। कंपनी से है? उसने इनकार में सिर हिलाया। मुंह से बोल। नहीं। जानता है कंपनी क्या है? हाँ। कैसे जानता है? मुंबई में हर कोई जानता है। जो तेरे साथी यहाँ से भाग गए उनका अता पता बोल। मैं तेरे को 1 की जगह 5 दूंगा। वो मेरे साथी नहीं थे, मैं बोला ना। बेकार की सिर खपाई है। विमल धीरे से बोला। जाने दे इसे। जाने तो मैं तो बोलता है तो इसे देता हूँ, पर खाली हाथ नहीं। हाथ में ये कुछ लेके जाएगा। वो पंड्या की तरफ घूमा। क्या? क्या? पंड्या थूक निगलता हुआ बोला। अपनी टूटी टांग। इरफान ने तलवार फेंक कर जमीन पर पड़ी हॉकी उठाई और उसका ऐसा भरपूर वार उसके घुटने के नीचे टांग पर किया कि हड्डी चटकने की आवाज़ साफ सुनाई दी। वो पीड़ा से बिलबिला उठा। उसने चीखने के लिए मुंह खोला तो इरफान ने उसके मुंह में हॉकी का हैंडल ठूंस दिया। उसे जमीन पर तड़पता पड़ा छोड़कर वो टैक्सी पर सवार हुए। विक्टर ने दक्षता से टैक्सी को यू टर्न देकर आगे बढ़ाया। कहाँ चले गए थे टैक्सी के साथ? विमल बोला। होटल के सामने ही थे बाप। इरफान बोला। वो होटल के भीतर से एक वर्दी वाला बेल बॉय आया और बोला, साहब टैक्सी को पिछवाड़े में बुलाता था। हम उधर पहुंच गए। वहां तू न पहुंचा तो हमें शक हुआ। वापस आकर इधर उधर देखा तो टैक्सी स्टैंड के मैदान का वो नज़ारा देखा। प्राण कांप गए बाप। थोड़ी देर और पीछे अटके रहते तो तू तो खल्लास था। वो बेल बॉय भी इन्हीं का आदमी होगा। इनका नहीं तो इनका सिखाया पढ़ाया होगा। पर ये थे कौन? कंपनी के आदमी थे। यकीन से बोलता है बाप? हाँ। उनमें से जिस एक की हेलमेट उतर गई थी उसकी सूरत मैंने साफ पहचानी थी। ऐसा बाप? नीलम की फिराक में गजरे के भेजे जो 4 प्यादे दिल्ली पहुंचे हुए थे, ये उनमें से एक था। मॉडल टाउन वाली कोठी में मैंने अपनी आंखों से उसके साथियों के साथ इसे उधर देखा था। नाम? नाम? नाम नहीं मालूम। प्यादे तेरे पीछे पड़े हैं बाप। यकीन नहीं आता। कंपनी के प्यादे ही हैं जो मेरा ये फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाला मौजूदा हुलिया बखूबी पहचानते हैं। गजरे ने उनमें इश्तिहार की तरह मेरी इस सूरत की तस्वीरें बंटवाई थी। पर प्यादे अपनी मर्जी से तेरे पीछे, क्योंकि उनको हुक्म देने वाला तो कोई बचा नहीं। मुझे खुद हैरानी है। गजरे की मौत के बाद श्याम डोंगरे ने गारंटी की थी कि कोई भी प्यादा मेरी मुखालफत करने का तमन्नाई नहीं था। फिर भी है कोई कमीने जो तेरे खून के प्यासे हैं। हाँ बाप, हमें ट्रांजिट कैंप के इस ढाबे में जाना चाहिए जिसका नाम वो भीड़ लिया। किस लिए? हो सकता है जिस प्यादे की सूरत तूने पहचानी वो 10 बजे उधर आए। मुझे उम्मीद नहीं। पंड्या ने उस बाबत जो कहा था झूठ कहा था। अजमेर सिंह के ढाबे में 10 बजे कोई नहीं आने वाला। तो फिर परसों तक इंतज़ार। किस बात का? होटल खुलने का। कल लॉकआउट हट जाएगा और होटल हमारे हवाले होगा। कल से ही होटल का निजाम एक नए जनरल मैनेजर के हवाले होगा जिसका नाम कपिल उदेनिया है। नए जीएम का हुक्म है कि परसों सुबह 11:30 बजे होटल का सारा स्टाफ लॉबी में जमा हो। फिर देखेंगे कि हमारी पहचानी सूरत परसों सुबह हमें लॉबी में दिखाई देती है या नहीं। ओह, कल हमने होटल के स्टाफ के इंचार्ज का पता करना है और उसकी मार्फत ये काम कराना है। ठीक। एसएचओ देवीलाल सादे कपड़ों में
सब इंस्पेक्टर जनकराज के घर पहुंचा। जनकराज थाने के परिसर में ही बने स्टाफ क्वार्टरों में से एक में रहता था। उस घड़ी रात के 10 बजे थे। जनकराज उसे देखकर सकपकाया। फिर उसने उसे बैठक में बिठाया। तेरे से काम था, देवीलाल बोला। थाने जाना मुनासिब न लगा। तेरा एसएचओ उल्टा सीधा सोचता। तुझे अपने थाने बुलाता तो तुझे हतक लगती। ऐसी कोई बात नहीं, जनकराज अनमनी स्वर में बोला। साहब लोगों का हुक्म बजा लाना तो मातहतों का फर्ज होता है। अरे कैसे साहब लोग, कैसा मातहत, कैसा फर्ज? भाई मेरे, तेरा दोस्त तेरे घर आया है मेहमान बनकर। मेहमान सिर माथे। अब बोलिए, क्या खिदमत करूं? घूंट लगा चुका? हाँ, खाना भी खा चुका। अब तो बस सोने की तैयारी कर रहा था। मैं तेरा इशारा समझ गया। मैं तेरा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरा वो मतलब नहीं था देवीलाल जी। आप जितना मर्जी वक्त लो और हुक्म करो, क्या काम है? बल्कि पहले घूंट की बाबत हुक्म करो। पैक पेश करूं? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज तो बस मतलब की बात हो जाए, यही काफ़ी है। बोलो साहब, हुक्म करो। जनकराज देवीलाल तनिक आगे को झुककर राजदराना लहजे में बोला। हाल ही में तुम लोगों ने मायाराम नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, जनकराज बोला, लेकिन उसे तो पंजाब पुलिस को सौंपा जा चुका है और उधर से खबर आई है कि मायाराम का किस्सा छोड़, जिस काम के वास्ते मैं आया हूँ उसका मायाराम से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, हाँ, तो फिर मायाराम का जिक्र किस लिए? तूने मायाराम से कुछ तस्वीरें बरामद की थी। ओह, तो काम मायाराम से नहीं, उन तस्वीरों से ताल्लुक रखता है। हाँ, अब समझ तू। जनकराज, किसी को उन तस्वीरों की कापियाँ चाहिए। किसको? उसको जो तुझे उन कापियों की भरपूर कीमत अदा करेगा। कौन? नाम से क्या लेगा? समझ ले कि मैं। क्यों चाहिए किसी को उन तस्वीरों की कापियाँ? उससे भी तुझे क्या लेना देना? तू वो रकम बोल जो तू इस छोटे से काम की एवज में चाहता है। मैं अभी भरता हूँ। आप भरते हैं? मेरा मतलब है कि वो शख्स अभी भरता है जिसे कि वो तस्वीरें चाहिए। कितनी कीमत मुनासिब होगी इस खिदमत की? तू बोल भाई। मेरा मतलब है, मेरी जगह अगर आप होते तो इस खिदमत को कितनी कीमत के काबिल समझते? 1000। देवीलाल हिचकिचाता हुआ बोला। बड़ी हद 1500, 2000। लेकिन अगर तू ओरिजिनल ही सौंपना कबूल करे तो 5000। ओरिजिनल तो नहीं सौंपी जा सकती। एसएचओ को उनकी खबर है, एसीपी को भी खबर है। तो कापियाँ ही सही, अभी उनकी जेरोक्स कॉपियाँ निकलवा ले। मैं ही तुझे 2000 रुपये दे दूंगा। आप दे देंगे? मैं आगे से वसूल कर लूँगा ना। कितने? भाई, जितने तुझे दूंगा, 2000। क्या वाकई? देवीलाल ने घूर कर उसे देखा। जनकराज ने निडर भाव से उससे निगाह मिलाई। मन ही मन तिलमिला जनकराज को कोसता। देवीलाल प्रत्यक्षता ठठाकर हंसा। हाँ भाई, वाकई। वो बोला, मामूली काम है ये, इसमें अपनी भांजी मारने की मेरी कोई मंशा नहीं है। कैसे होगी? कोई गिरगिट किसी दूसरे गिरगिट की गिरह काटता है कभी? जनकराज जबरन हंसा। तो फिर? देवीलाल बोला, मैं यहीं बैठता हूँ, तू कापियाँ बनवा ला। ये काम आज तो नहीं हो सकता देवीलाल जी। क्यों भला? वो तस्वीरें तो एसीपी साहब के पास हैं। खामखा? खामखा नहीं देवीलाल जी, उस शख्स मायाराम के संदर्भ में कल रात एक बड़ी वारदात हो गई है। बड़ी वारदात? हाँ, मैं उस बाबत आपको बताने लगा था तो आपने मुझे टोक दिया था। क्या हो गया है? मायाराम का अगवा हो गया है। क्या? पंजाब से जो पुलिस पार्टी पिछली रात को उसे यहाँ से लेकर चली थी, उस पर करनाल के पास किन्हीं लोगों ने घात लगा दी थी। नतीजतन उस पार्टी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मारा गया है। बाकी के 3 पुलिस वाले भी बुरे हाल में बताए जाते हैं और मायाराम गायब है। तौबा, किन्होंने किया ऐसा? क्या पता किन्होंने किया। बहरहाल उस वारदात की खबर हेडक्वार्टर पहुंचते ही एसीपी साहब ने मायाराम की फाइल अपने पास मंगवा ली थी। वो तस्वीरें भी उस फाइल में ही हैं। अरे, फाइल होगी तो दफ्तर में ही। 5 मिनट का तो ये काम है। 5 मिनट में या बड़ी हद 10 मिनट में वो फाइल वहाँ से निकला के तस्वीरों की जेरोक्स करा के तो उसे वापस भी रख आया होगा। फंसने वाला काम है देवीलाल जी। रात के इस वक्त किसी ने
एसीपी के दफ्तर में मुझे देख लिया तो? जनकराज, ये सब तो भाव बढ़ाने के लिए तो नहीं कह रहा। भाव? अगर 2000 रुपये तुझे कम लगते हैं तो साफ बोल। पैसे की बात नहीं है साहब, लेकिन ये रात को होने वाला काम नहीं। कल ऑफिस खुलने पर करेगा? जनकराज सोचने लगा। दिन में तो तू फाइल वैसे ही अपनी ज़रूरत जताकर मांग सकता है। वो तो है। तो फिर 5000? क्या आपने अपने पल्ले से थोड़े ही देने हैं? वो तो ठीक है, लेकिन जमा एक शर्त। अभी शर्त भी? हाँ, वो भी बोल। तस्वीरों के तलबगार का नाम बताइए। क्या करेगा जानकर? जनकराज ने एक नकली जमाही ली। ठीक है, देवीलाल कठिन स्वर में बोला। बताता हूँ, लेकिन एक वादा तुझे भी करना होगा। क्या? नाम की बाबत जानकारी का तो कोई बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या बेजा इस्तेमाल? मसलन तू उस शख्स के पास नहीं पहुँच जाएगा। वो किस लिए? डायरेक्ट सौदा करने के लिए और बड़ी रकम की उम्मीद में, या ये अंदेशा दूर करने के लिए कि बीच देवीलाल तो कोई। तौबा, कैसी बातें करते हो देवीलाल जी? मैं और आप पर शक करूंगा? वैसे भी 5000 इस मामूली काम की बहुत बड़ी उजरत है। बिल्कुल है, मुझे 5000 की उजरत धन्यवाद कबूल है। ठीक है, फिर कल मेरे थाने में तस्वीरों की कापियां ले आना और 5000 रुपये ले जाना। बेहतर। अब नाम बोलिए खरीदार का। हिचकिचाते हुए देवीलाल ने बोला। आधी रात के बाद विमल और लोहिया नेपियन हॉल वापस लौटे। विमल को इस बात से कोई हैरानी न हुई कि लोहिया नौरोजी रोड वाले उस ठिये से पहले ही वाकिफ था। लिहाजा उसने वहां की मैडम मिसेस सिक्वेरा से राजा गजेंद्र सिंह का ऐसा परिचय करा दिया था कि अब राजा साहब कभी भी किसी को भी अपने साथ लेकर वहां जा सकते थे। लोहिया को गुड नाइट बोलकर वो कोठी की पहली मंजिल पर पहुंचा। नीलम को उसने टीवी देखते पाया। विमल पर निगाह पड़ते ही उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया। तू जाग रही है अभी तक? वो सक पकाया सा बोला। मुबारक अली का फोन आया था, वो बोली। 2 बार, शायद अभी फिर आए। अब क्या आएगा? विमल घड़ी देखता हुआ बोला। क्या कहता था वो? कोई खास बात थी? खासी होगी। पूछा होता? पूछा था, मुझे नहीं बताया कुछ भी, टाल दिया। सरदार जी, मुझे सूरज की फिक्र लग रही है, कहीं उसी की बाबत कुछ। खामखा। अरे, ऐसी कोई बात होती तो वो तुझे ज़रूर बताता। हम क्या कोई दो हैं? नीलम खामोश रही। खाना खा लिया? विमल ने खामखा पूछा। हाँ, वो बोली। कब का? तो सोती क्यों नहीं? उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर पलंग पर ढेर हो गई। विमल ने राजा गजेंद्र सिंह वाला मेकअप त्यागा, कपड़े तब्दील किए, बत्ती बुझाई और नीलम के पहलू में पलंग पर पहुंच गया। पता नहीं कब उसे नींद आई। फोन की घंटी बजी। विमल ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और जल्दी से फोन उठाया। उसने एक निगाह पहलू में सोई पड़ी नीलम पर डाली, जो कि घंटे की आवाज़ होते ही कसमसाई थी, लेकिन घंटी के तत्काल खामोश हो जाने पर फिर नींद के हवाले हो गई थी। हेलो, विमल माउथ पीस के साथ होठ सटाकर बोला। मैं मुबारक अली। आवाज़ आई। खुदाई सुन रहा है ना? हाँ, क्या खबर है? बाप, खबर खराब। अरे, सब खैरियत तो है ना उधर? ये भी तो मालूम नहीं कि सब, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, खैरियत है या नहीं। क्या किस्सा है मियाँ? सुमन गायब है। क्या? अभी रात का 1:30 बजने को है, फिर भी उसके फ्लैट के दरवाजे पर बदस्तूर ताला है। कहाँ गई? अपना हाशमी अड़ोस पड़ोस से पूछेला था। सुमन के फ्लैट के बाजू में प्रेरणा करके एक औरत रहती है। क्या करके? प्रेरणा। ओह, प्रेरणा, वही। सुमन बीबी दोपहर बाद उधर से, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जेबी फ़ोन से फ़ोन करके, क्योंकि दूसरा फ़ोन खराब पड़ेला है, टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मंगाएला था। मैं अपने ड्राइवर भाइयों से पूछताछ करके उस ड्राइवर का पता लगाया। वो बोलता है सुमन बीबी पहले लोधी गई, फिर कालिंदी गई, फिर कनॉट प्लेस के लिए रवाना हुई, पर रास्ते में ही टैक्सी से उतरकर एक बस में सवार हो गई और फिर पता नहीं कहाँ गई। अकेली? नहीं बाप, तेरा साहबजादा साथ, एक वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हवा वाला बैग साथ। एयर बैग? वही। और? बाप, मालूम पड़ा है उधर कोई भीड़ू लोग
सुमन बीबी के फ्लैट को वॉच करता था। कौन लोग? हाशमी उधर के चौकीदार राम सेवक के खामोशी से दरियाफ्त किया। बाप, दो तो कोई पुलिस वाला था जो कि परसों से ही उधर बैठेला है। ओह, यानी कि उस सब इंस्पेक्टर ने जो मेरी बाबत पूछताछ करता सुमन के पास पहुंचा था, सुमन का पीछा छोड़ा नहीं था, ऐसे जान पड़ता है। और वो चौकीदार बोलता है कि सुमन बीवी के फ्लैट से जाने से पहले उधर एक बाई और 3 भीड़ू लोग आए थे जो कि अपने आप को राशन के दफ्तर से आया बताते थे और बोलते थे कि अक्की सोसाइटी के फ्लैटों के राशन कार्ड चेक करने का है। तो क्या हुआ? ऐसी चेकिंग आम बात है, पर हुई तो नहीं। क्या मतलब? हाशमी मालूम किया। वो एक भी फ्लैट में राशन कार्ड पूछने नहीं गए थे। बाप, समझा कुछ? नहीं। जब सब फ्लैटों पर पूछकर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में तस्दीक किया कि वो किधर भी नहीं गए थे, तो उधर ही गए होंगे जिधर से पूछताछ तस्दीक मुमकिन न हो सकी, क्योंकि उधर ताला पड़ेला है। तुम्हारा मतलब है वो लोग सुमन की फिराक में वहां पहुंचे थे? मेरा यही मतलब है, पर चौकीदार राम सेवक बोलता है कि जब वो अपनी एम्बेसडर में उधर से गए थे तो उसमें वो चारों ही थे। सुमन बीबी उनके बाद में टैक्सी बुलाकर अकेली उधर से गई ली थी। वो सुमन के पीछे लगे होंगे। उसकी टैक्सी का ड्राइवर नक्को बोला। क्या माजरा है मियाँ? माजरा? मैं पहले ही बोला कि खराब है या जान पड़ता है? है। कैसे जाना? उधर एक भीड़ू मिला था जो सुमन बीबी के फ्लैट की वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में ताक में था। जुगनू नाम बोला अपना। नाम कैसे जाना? पकड़ के थोड़ी धुलाई की, थोड़ा कलफ लगाया तो खुद बोला और बोला कि वो झामनानी साहब के कहने पर उधर सुमन बीबी के फ्लैट को वॉच किएला था। बाप, मैं झामनानी बोला। तो समझा कुछ? कुछ क्या, बहुत कुछ समझा। यानी कि वो झामनानी तगड़ा हो रहा है और समझता है कि वो सुमन के जरिए मेरे तक पहुंच बना सकता है। सुमन से ज़्यादा तेरे साहबजादे के जरिए वो उसको काबू में कर ले तो ऐसी ही होगा जैसे उसने तेरी जान मुट्ठी में जकड़ ली हो। ठीक, लेकिन जिसको तू जुगनू बोला, अगर वो अभी भी उधर फ्लैट की निगरानी ही कर रहा था तो इसका मतलब है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, वरना वो वहाँ ना होता। बरोबर बोला बाप। मियाँ, ये मेरी नादानी थी जो मैंने उधर के हालात को बहुत कम करके आंका। पुलिस के थोड़ा बहुत पीछे पड़ने से सुमन निपट सकती थी, लेकिन झामनानी का या गुरबख्श डाल के किसी और बिरादरी भाई का तो मुझे सपने में भी ख्याल नहीं आया था। बावजूद इसके नहीं आया था कि कुशवा ने मुझे झामनानी की बाबत वार्न किया था। अब अगर सुमन की ताक में लगा आदमी झामनानी का निकला है तो फिर कुशवा की मौत में भी यकीनन कोई भेद है। बाप, वो जुदा मसला है। जो मसला इस वक्त सामने है उसकी बाबत बोल। क्या बोलूं उसकी बाबत? पहले मुझे ये फिक्र सता रही थी कि सुमन कहाँ चली गई। अब ये फिक्र सता रही है कि जहाँ वो गई थी वो वहाँ से लौट ना आए। उसकी फिक्र तो तू नक्को कर। मैं अब भी का अब भी उधर ऐसा इंतज़ाम करता है कि लौट आने पर सुमन बीबी का बाल भी बांका ना हो। हाँ, और जब वो लौट आए तो उसे अपने किसी भरोसे के आदमी के साथ पहली फ्लाइट से मुंबई रवाना कर। उसकी फ़्लाइट की मुझे फ़ोन कर खबर कर देना ताकि मैं इधर एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने का इंतज़ाम कर सकूं। ऐसे ही होगा बाप। शुक्रिया, कल फिर फ़ोन करना, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूंगा। ठीक। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। नीलम ने करवट बदली, मिचमिचाकर आंखें खोली और उनींदे स्वर में बोली, मुबारक अली का फ़ोन था? नहीं, विमल अनमने भाव से बोला। तो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर पर इतनी देर बाद? वहम है तेरा, मैंने तो जरा सी बात की थी। लेकिन अब सो जा चुपचाप। नीलम ने अपलक उसकी तरफ देखा तो विमल ने उसकी तरफ से पीठ फेर ली। अब खुद उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि झामनानी सिर उठा रहा था। उसकी वार्निंग को नज़रअंदाज करके सिर उठा रहा था। उसके बाकी के 3 बिरादरी भाई भी उस दीदा दिलेरी में उसके पीछे नहीं हो सकते थे। खुशवा के बताए उसे झामनानी के घर का फ़ोन नंबर मालूम था। उसका जी चाहा कि वो उसी घड़ी उसे फ़ोन लगाए, लेकिन उसने 2 वजह से ऐसा न किया। एक तो फ़ोन पर जो वो कहता
उसे नीलम भी सुनती और फिर और फिक्र करती। दूसरे, गुस्से में भड़क कर कोई कदम उठाना नादानी था। गुस्सा विवेक पर पर्दा डालता था और विवेक का दामन छोड़कर कोई बात मुंह से निकालना नादानी होता। जो कर तुम दीना प्रभधीर, ताके निकट न आवे पीर। उसने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया। बुधवार 10 मई, दिल्ली मुंबई। इश्तिहारी मुजरिम फरार। करनाल के पास पंजाब पुलिस की वैन घात की शिकार। एक सब इंस्पेक्टर हलाक। उस रोज के अखबार में बैनर हेडलाइंस में वो खबर छपी थी जो कि एसएचओ नसीब सिंह ने सब इंस्पेक्टर जनक राज के सामने पढ़ी। खबर पंजाब पुलिस पार्टी के ड्राइवर चानन सिंह, हवलदार किशन लाल और सिपाही दाता राम के बयानों पर आधारित थी, जो कि वारदात के कई घंटों बाद अस्पताल में होश में आए थे और उसके भी कई घंटों बाद पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों को बयान देने के काबिल हुए थे। कमाल है, एसएचओ बोला। उनकी जेल वैन में हथियार बंद नकली कैदी घुसा दिया, जो कि साथ में सांप भी ले गया। सर, जनक राज बोला, इस खबर में खास गौर की काबिल बात यह है कि साफ जाहिर हो रहा है कि मायाराम को छुड़ाने वालों को पंजाब पुलिस के पूरे प्रोग्राम की खबर थी। उन्हें उनकी जेल वैन की भी वक्त रहते खबर थी, जिसकी की वो डुप्लीकेट तैयार करवाने में कामयाब हो सके। कैसे खबर थी? ये तमाम जानकारी तो हमारे थाने के दायरे में ही सीमित थी। कोई बाहरी आदमी कैसे जान सकता था इन बातों को? सोचिए, तुम्हारा मतलब है कि हमारे थाने का ही कोई आदमी फोड़ लिया होगा मायाराम को छुड़ाने वालों ने, और तो किसी तरीके से ये जानकारी थाने से बाहर जा नहीं सकती थी। शायद पंजाब पुलिस वालों ने किसी के सामने मुंह फाड़ा हो। उन्हें यहाँ कौन जानता था? ऐसे मामलों में नए आदमी के मत्थे भला कौन लगता है? तुम्हारा मतलब है कि कोई पहले से हमारे थाने के किसी आदमी से वाकिफ था, जिससे कि ये जानकारी निकलवाई गई? जी हाँ। कौन होगा वो? सर, जो कोई भी वो होगा, किसी लोकल आदमी का पिट्ठू होगा। कोई बाहरी आदमी किसी लोकल थाने में ऐसी यारी नहीं गांठ के रख सकता। लोकल आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? किन्हीं दिल्ली के दादाओं ने करनाल पहुंचकर मायाराम को छुड़ाया होगा? क्या नहीं हो सकता? हो तो सकता है, इसलिए तो खास तौर से हो सकता है क्योंकि तुम्हें एतबार नहीं कि ये काम सोहल का है। लेकिन क्यों किया किसी ने या किन्हीं ने ऐसा? बेचारगी की हद तक पहुंचे उस लंगड़े के ऐसे मेहरबान दोस्त कहां से निकल आए कि खून खराबा करके उसे छुड़ा ले गए? यही तो समझ में नहीं आ रहा। इस बात पर अगर कोई शख्स रोशनी डाल सकता है तो वो हमारे स्टाफ का वो बंदा होगा जिसने की तमाम जानकारी किसी के हवाले की। उसका पता चल पाना क्या कोई हंसी खेल है? 140 आदमियों का स्टाफ है इस थाने में, कैसे एक एक जने को स्क्रीन किया जा सकता है? वो तो है जनकराज। सोहल उसका मुंह बंद करना चाहता था, इसलिए उसने उसे छुड़ाया। अगर हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दें तो दूसरी संभावना यह है कि मायाराम के किसी पुराने हम पेशा साथी या शागिर्द या उस्ताद ने उस पर तरस खाकर उस पर मेहरबान होकर उसे छुड़ाया। मायाराम अपराध की दुनिया का पुराना पापी है। उसका ऐसा मुलाहाजा किसी से भी हो सकता है। सर, एक संभावना और भी है। वो क्या? शायद मायाराम ऐसा कुछ जानता था, कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसी खास जानकारी रखता था जो कि किसी के लिए बहुत मुफीद थी। हो सकता है मायाराम ने अपनी रिहाई वो जानकारी उगलने की शर्त रखी हो। ऐसा क्या जानता होगा वो भी किन्हीं लोकल दादाओं के काम का। किन लोकल दादाओं के काम का? जनकराज को झामनानी का ख्याल आया। क्या वो अपने आला अफसर को बताए कि कनाट प्लेस थाने का एसएचओ देवीलाल पिछली रात उसके घर आकर उसके साथ क्या खुसुर पुसुर करके गया था? आखिर वो तस्वीरें जिनकी कापियां हासिल करने का तमन्नाई झामनानी था, मायाराम का लिंक झामनानी से मिलाती थी। उसने फिलहाल खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उसकी स्टार जानकारी तो यही थी। एसएचओ कह रहा था कि वो सोहल की पूरी केस हिस्ट्री से वाकिफ था। अब ये जानकारी किसी लोकल दादा के भला किस काम की? मेरे से पूछ रहा है? नहीं सर, अपने आप से ही पूछ रहा हूँ। कोई जवाब मिल रहा है? नहीं। तो फिर छोड़िए किस्सा। अब बोल, गोल्ड मार्केट में क्या हुआ? वो लड़की रात को वापस लौटी? नहीं।
यानी कि उसके इंतजार में वहाँ आदमी बिठाए रखना बेकार है, ऐसा ही जान पड़ता है। ठीक है, शाम को उन्हें वापस बुला लेना। ये सोच के वापस बुला लेना कि सोहल को गिरफ्तार करने का यश हमारी किस्मत में नहीं लिखा। जनकराज ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया। वही खबर सुबह की चाय के साथ विमल ने भी पढ़ी। अलबत्ता उसके अखबार में वो मुख पृष्ठ पर होने की जगह 5वें पृष्ठ पर छपी थी, जिस पर कि अन्य राज्यों के समाचार छपते थे। उसे सख्त हैरानी हुई। किसने मायाराम जैसे बेहैसियत और लुंज-पुंज आदमी पर वो एहसान किया था, और क्यों किया था? वो उस्ताद जी कहलाता था। क्या किसी ने उस्ताद को उसकी उस्तादी अदा की थी? पुलिस पर वार करके, एक पुलिस अधिकारी का कत्ल करके? बात उसे हजम न हुई तो स्वयं ही उसका ध्यान झामनानी और उसकी बिरादरी की तरफ चला गया। वो टॉप के गैंगस्टर सक्षम तो थे उस काम को करवाने में, लेकिन किस हासिल की खातिर? मायाराम उनके किस काम आ सकता था? क्या संवार सकता था वो उनका? कोई माकूल जवाब उसे न सूझा। दिल्ली से मुबारक अली का अपेक्षित फोन तब तक नहीं आया था, लेकिन फोन न आना भी इस बात की तरफ साफ इशारा था कि पिछली रात सुमन घर नहीं लौटी थी। वो घर लौटी होती तो मुबारक अली को उसकी खबर जरूर लगती, और फिर उसने उस बाबत उसे जरूर फोन लगाया होता। कहाँ चली गई थी वो? फिलहाल वो वाहे गुरु से सिर्फ दुआ कर सकता था कि वो जहाँ भी गई हो खैरियत से हो, वो भी और सूरज भी। उसने फोन अपनी तरफ घसीटा और सुमन के बताए पीपी नंबर पर कॉल लगाई। कोई जवाब न मिला। हार कर उसने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख दिया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? विमल ने हड़बड़ाकर सिर उठाया और नीलम की तरफ देखा। क्या? वो बोला। क्या कहा? मैंने कहा तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या? तुम बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है भी तो साफ बोलो। अगर सूरज की कोई बुरी खबर है तो भी साफ बोलो। तुम्हें मेरी कसम है, बल्कि सूरज की कसम है सरदार जी। बुरी खबर नहीं है, लेकिन? क्या लेकिन? खामखा हलकान करने वाली खबर है। क्या? कल दोपहर बाद सुमन सूरज के साथ घर से निकली थी तो आधी रात तक वापस नहीं लौटी थी। कैसे जाना? विमल ने उसे मुबारक अली को फ़ोन कॉल की बाबत बताया। ओह, नीलम बोली। वो एक क्षण खामोश रही और फिर बोली, उसने सूरज के लिए कोई खतरा महसूस किया होगा, इसलिए वो उसे लेकर किसी सेफ जगह चली गई होगी। कहाँ? कहीं भी, जो भी जगह उसे सेफ लगी होगी, मसलन अपने बॉयफ्रेंड और होने वाले पति प्रदीप के यहाँ, जो कि डॉक्टर है और बहुत जिम्मेदार लड़का है। विमल खामोश रहा। हौसला रखो प्राणनाथ, नीलम मुस्कुराती हुई बोली। वो दोनों जहाँ भी होंगे ऐन भले चंगे होंगे। विमल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हौसला रखो, माँ भगवती सब ठीक करेगी। करेगी ना? विमल ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। 11:15 बजे के करीब सुमन दादर जंक्शन पर ट्रेन से उतरी। वो पता कर चुकी थी कि ट्रेन आगे मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक जाती थी, लेकिन उसने वहीं उतरना मुनासिब समझा था, क्योंकि मुंबई सेंट्रल के मुकाबले में वहां से होटल सी व्यू करीब था। सूरज उसके कंधे से चिपका सोया हुआ था। सूरज और अपने एयर बैग को संभाले वो निकास द्वार की ओर बढ़ी। उसने टिकट कलेक्टर को वो टिकट थमाया जो कि उसने ट्रेन के आगरा पहुंचने पर जुर्माना भर के टीटी से बनवाया था, और बाहर हॉल में उस ओर पड़ी जिधर एक कोने में पब्लिक टेलीफोन के बूथ बने हुए थे। निकास द्वार पर हॉल में टिकट कलेक्टर से जरा परे हटके 2 सूरज से ही मवाली लगने वाले व्यक्ति खड़े थे। अलबत्ता कपड़े वो काफी सलीके के पहने थे। उसमें से एक डेनिम की जीन जैकेट में था और दूसरा खुले कॉलर वाली कमीज के साथ सूट पहने था। जीन जैकेट वाले का नाम कोली था और सूट वाले का नाम हुमने था। अकेली थी? सूट वाला हुमने बोला। हाँ, जीन जैकेट वाला कोली बोला। और हलकान सूरज से फासले की पैसेंजर जान पड़ती थी। सामान का भी पंगा नहीं, खाली एक एयर बैग। पर बच्चा? हमें क्या कहता है? उसका क्या होगा? वही जो बच्चे की माँ का होगा। अभी तो दूध मुहा है यार, मुश्किल से 4 महीने का जान पड़ता है। तो क्या हुआ? अब क्या बोलूं, इतने छोटे बच्चे के ख्याल से मेरे को अंदर से कुछ होता है। साला पाखंडी। वो तो मैं नहीं हूँ, पर अबे हलकट, जान जान होती है। सालम, वो आधी पौनी या छोटी बड़ी नहीं होती।
पर अभी हौसला रख, अभी वो फ़ोन कर रही है, अभी कोई उसे उधर लेने पहुंच गया तो वो हमारे काम की नहीं। अभी वेट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक ठीक। सुमन ने एक पब्लिक टेलीफोन से होटल सी व्यू में फ़ोन लगाया। घंटी निरंतर बजती रही। दूसरी ओर से फ़ोन न उठाया गया। उसने लाइन काट कर फिर फ़ोन मिलाया तो फिर वो ही हाल हुआ। हार कर उसने फ़ोन वापस हुक पर टांग दिया और बूथ से निकलकर हॉल से बाहर की ओर बढ़ी। हुमने और कोली निकास द्वार के करीब से हटे और लापरवाही से टहलते हुए अपने शिकार के पीछे हो लिए। कोई नहीं आया। रास्ते में हुमने बोला, अकेली जा रही है? बढ़िया, कोली बोला। सुमन टैक्सी स्टैंड पर पहुंची और एक टैक्सी पर सवार हो गई। दोनों मवाली एक दूसरी टैक्सी में सवार हुए और फिर उनकी टैक्सी खामोशी से सुमन की टैक्सी के पीछे लग गई। किधर जाने का है बाई? टैक्सी ड्राइवर बोला। जूहू, सुमन बोली। होटल सी व्यू। टैक्सी ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया और टैक्सी सड़क पर दौड़ा दी। होटल सी व्यू पहुंचकर सुमन ने सामने निगाह डाली तो उसका दिल धक से रह गया। ये तो बंद है, उसके मुंह से निकला। बाई, मैं तो उधर दादर में ही बोलने लगा था। टैक्सी ड्राइवर बोला कि होटल तो कई दिनों से टोटल बंद है। क्यों बंद है? कैसे मालूम होएगा? इसके तो बाहरले आयरन गेट को भी ताला लगा हुआ है। ऐसी है कई दिनों से। ओह, इधर जुहू में बहुत होटल हैं। मैं तुम्हेरे को किसी दूसरे होटल में लेके चलता है। नहीं, चैम्बूर चलो। चैम्बूर में तुकाराम का आवास था, बाजरिया नीलम जिसकी उसे खबर थी, लेकिन वहाँ भी ताला पड़ा मिला। अब परेशान हाल उसने सोचा, चर्च गेट, जहाँ की बापू बालघर नाम का वो यतीम खाना था, जिसमें अभी कल की बात थी कि इतना कोहराम बरपा था। जहाँ नीलम की बहादुरी से विमल की हारी बाजी पलट न गई होती तो वो आज इस दुनिया में न होता। चर्च गेट चलो, वो ड्राइवर से बोली। टैक्सी नई मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। 11 बजे के करीब दिल्ली की गाड़ी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आकर लगी। ब्रजवासी द्वारा उसके हवाले किए गए चिरकुट नाम के एक लोकल आदमी के साथ टोकस स्टेशन के निकास द्वार पर मौजूद था। ट्रेन आने से मुश्किल से 2 मिनट पहले वो वहां पहुंचे थे। टोकस बार बार खुदा का शुक्र मना रहा था कि वो वक्त रहते वहां पहुंच गए थे, वरना झामनानी उस देरी के लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराता। ऐसा ही नाशुक्रा काम था वो। उसका दिल अभी भी यही कह रहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो लड़की मुंबई जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई थी। उसके रास्ते में कहीं उतरकर दिल्ली लौट जाने की ही संभावना उसे ज़्यादा लग रही थी। सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर उस गाड़ी से उतरते दिखाई दे रहे थे और एक हुजूम की सूरत में निकास द्वार की ओर बढ़ रहे थे। इतने लोगों में एक लड़की को सिंगल आउट करना क्या कोई हंसी खेल था? फिर उसके स्टेशन से बाहर निकलने की ही क्या गारंटी थी? वो दिल्ली की खाली होती गाड़ी से उतरती और स्टेशन से बाहर का रुख करने की जगह किसी लोकल में सवार होकर किसी और दिशा में चल देती तो उसे क्या खबर लगती? आंखें फाड़े वो निकास द्वार को पार करती भीड़ को देखता रहा। उसे सुमन वर्मा के दर्शन न हुए। तमाम हुजूम वहां से रुखसत हो गया तो उसने भीतर जाकर प्लेटफॉर्म को भी एक सिरे से दूसरे तक खंगाला और स्टेशन के रिटायरिंग रूम और रेस्टोरेंट में भी जाकर झांका। वो कहीं नहीं थी। हार कर वो वापस चिरकुट के पास पहुंचा। चल भाई, वो आंसी भरता हुआ बोला, ब्रजवासी के पास लेकर चल ताकि उसे बुरी खबर सुनाएं और उसकी झाड़ पुजार सुने। रोक, हुमने बोला। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी। अगली टैक्सी एक 2 मंजिली इमारत के सामने पहुंचकर रुकी थी। हुमने और कोली में से किसी ने टैक्सी से बाहर निकलने का उपक्रम न किया। यतीम खाना है, हुमने बोला। बापू बालघर लिखा है, कोली बोला। बच्चों का होगा। यतीम खाने में इसका क्या काम? बच्चा हराम का होगा, जमा कराने आई होगी। हो तो सकता है भीड़ू, क्योंकि शादीशुदा तो नहीं लगती थी वो शक्ल से। अभी मालूम पड़ जाएगा। बच्चे के साथ भीतर गई है, उसके बिना बाहर निकली तो यही बात होगी। देखते हैं। दोनों यतीम खाने के प्रवेश द्वार पर निगाह टिकाए खामोश टैक्सी में बैठे रहे। यतीम खाने की संचालिका फिरोजा घड़ीवाला यतीम खाने के ऑफिस में मौजूद थी। सुमन ने उसका अभिवादन किया। फिरोजा ने प्रश्नसूचक नेत्रों से सुमन की तरफ देखा। मैं सुमन हूँ, सुमन बोली। दिल्ली से आई हूँ।
दिल्ली से? फिरोज़ा भावहीन स्वर में बोली। मैं कौल साहब की बहन हूँ। कौल? सोहल। फिरोज़ा सकपकाई। ये सूरज है, उनका बेटा है, दिल्ली में मेरे पास छोड़ आए थे। आई सी। वहाँ मेरी जान पर आ बनी थी, बच्चे की जान पर आ बनी थी। मैं वहाँ से भागना आती तो हम दोनों जान से जाते। ऐसा कौन लोग करते? वही जो उनकी जान के दुश्मन हैं। वो मुझे, इस बच्चे को कौल साहब के खिलाफ हथियार बनाना चाहते थे। बच्चे को सीढ़ी बनाकर बाप तक पहुंचना चाहते थे ताकि वो उसे खत्म कर सकते। तकदीर से हमारी जान बची और मैं इसे लेकर इधर पहुंच सकी। वो सोहल जिसे तुम कौल बोला इधर है? हाँ, नीलम भी। नीलम? उनकी बीवी, इस बच्चे की माँ। मेरे को तो खबर नहीं किया वो। क्या? यानी कि आपको नहीं मालूम कि कौल साहब इधर मुंबई में कहाँ हैं? कैसे मालूम होएगा? वो ना इधर आया ना फ़ोन किया, कैसे मालूम होएगा? ओह, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मैं तो बड़ी उम्मीद से यहाँ आई थी। तुम उसको ढूंढना क्यों मांगता है? उनका बच्चा है मेरे पास, उनकी अमानत है मेरे पास। मुझे सख्त अंदेशा है कि उनकी अमानत की मैं अब और हिफाजत नहीं कर सकूंगी। मैं बच्चे को उनके हवाले करके इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहती हूँ। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती इस बाबत? कोशिश करेंगा। क्या कोशिश करेंगी? वो इधर यतीम खाने में हमारे पास रहता था, तब ये जगह उसको सेफ मालूम पड़ता था। तब विक्टर करके एक टैक्सी ड्राइवर था जो उसको लेने या छोड़ने इधर अक्सर आया करता था। मैं विक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगा। कोई और तरीका सोचेगा। तब तक तुम खुशी से इधर मेरे पास रह सकता है। इधर हमने सोहन के लिए जो बेडरूम ठीक किया था वो मैं तुम्हेरे को देंगा। शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता है। अभी ज़रूरत नहीं। थैंक यू ऑल द सेम। एज यू विश। मैडम, यस, मुझे आपके हस्बैंड की मौत का अफसोस है। वो सकपकाई। तुम्हारे को मालूम? वो बोली। मैंने वो तमाम नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। कोहराम की उस घड़ी मैं भी नीलम के साथ यहाँ मौजूद थी। आपके हस्बैंड बहुत बहादुर आदमी थे जो कि मेहमान की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। ही डिड द राइटेस्ट थिंग। आई एम प्राउड ऑफ हिम। मैं और पेस्टन जी सोहल को अपना वर्ड दिया कि जब तक हम जिंदा थे इधर उसका बाल भी बांका नहीं होना सकता। जो मेरा हस्बैंड किया उसके बारे में सोचकर मेरा सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। वो खामोश हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की दो मोटी मोटी बूंदें निकलकर उसके गालों पर ढुलक गई। बहुत टिमिड, बहुत कमज़ोर आदमी था पेस्टन जी, वो रुधे कंठ से बोली। फिर भी कितना बहादुरी का काम किया। जब तक जिंदा था मुझे उसकी कभी कद्र न हुई। अब मर गया तो? वो फफक कर रो पड़ी। खुद सुमन की आंखें डबडबा आई। कुछ क्षण खामोशी रही। फिरोज़ा ने असहाय भाव से एक आह भरी, अपने आंसू पोंछे और फिर अपेक्षाकृत सुसंयत स्वर में बोली, गॉड ब्लेस हिम, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आमीन। सुमन के मुंह से अपने आप ही निकल गया। आओ। फिरोज़ा उठ खड़ी हुई। तुम्हारे को बेडरूम दिखाता है। सुमन उसके साथ होली। फिरोज़ा उसे एक साफ सुथरे बेडरूम में लेकर आई जहां सुमन ने सबसे पहले सूरज को पलंग पर लिटाया और फिर अपना एयर बैग एक साइड टेबल पर रखा। बाथरूम? फिर वो संकोचपूर्ण स्वर में बोली। उधर है। फिरोज़ा ने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम बात लो, मैं थोड़ा नाश्ते का इंतज़ाम करता है। सुमन ने सहमति में सिर हिलाया। सुमन ने स्नान किया, कपड़े बदले, फिरोज़ा के साथ चाय पान किया और फिर बोली, मैं फ़ोन करना चाहती हूँ। ऑफिस में चलकर करो। फिरोज़ा बोली। दिल्ली? किधर भी, कोई वांदा नहीं, आओ। सुमन ने ऑफिस के टेलीफोन से दिल्ली में अपनी पड़ोसन प्रेरणा आंटी को ट्राई किया तो तत्काल जवाब मिला। गनीमत थी कि पिछले रोज का बिगड़ा फ़ोन ठीक हो चुका था। प्रेरणा आंटी? वो बोली। मैं सुमन बोल रही हूँ। अरे बेटी, कहाँ से बोल रही है? आंटी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अरे, मुंबई पहुँच गई एकाएक? आप मेरी बात सुनिए। सुन रही हूँ, तो बोल तो सही। मेरा कोई फ़ोन तो नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया। कैसे आता? अभी आधा घंटा पहले तो ये फ़ोन ठीक हुआ है, इसलिए नहीं आया। आंटी, फ़ोन आता ही होगा। आंटी, कौल साहब का फ़ोन आएगा।
कौल साहब, वो जो नीचे 7वीं मंजिल पर रहते थे? वही। उनका फ़ोन आए तो आप बराए मेहरबानी उनसे कह दीजिएगा कि वो फ़ौरन मुझे बापू बाल घर में फ़ोन करें या आकर मिले। बापू बाल घर? वो कहाँ है? इधर मुंबई में चर्च गेट पर है। उन्हें मालूम है वो कहाँ है। उन्हें फ़ोन नंबर भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। बोल। सुमन ने डायल पर से पढ़कर नंबर माउथ पीस में दोहराया। ठीक है, बोल दूंगी। शुक्रिया प्रेरणा आंटी। सुमन ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। मैडम, वो फिरोजा से बोली, इधर एक दो जगह मेरी निगाह में है जहाँ से कि कौल साहब का कोई अता पता मालूम हो सकता है। मैं ज़रा उन जगहों का चक्कर लगाकर आना चाहती हूँ। आप तब तक बच्चे को संभाल लेंगी? नो प्रॉब्लम, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगी। यू टेक योर ओन टाइम, मैं देखिएगा बेबी को। थैंक यू। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।